देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर इशरत जहां और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को लेकर हमला काफी तेज हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी चिदम्बरम के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस ने चिदम्बरम के जवाब में अनार पटेल का मुद्दा उठा दिया है और ये भी अब गर्माता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इशरत जहां के मामले से बचने के लिए ही कांग्रेस पार्टी अनार पटेल का सहारा ले रही है। चिदम्बरम साहब के खिलाफ जो नामी बेनामी संपत्ति का मुद्दा है, पूरे देश में जो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं, उन पर जो है वो डिस्कशन के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि उसका रिप्लाई भी हम देंगे और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम इस मत के भी हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री की बेटी अनार को 244 एकड़ जमीन दी गई है और वो जमीन पूरी तरह इको जोन के अंदर दी गई है और वहां पर जहां पर फॉरेस्ट एरिया है नहीं दी जा सकती। 15 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से गुजरात की मुख्यमंत्री बेटी को उस समय जमीन दी गई है, जिससे कि वो रिजर्व एरिया में भी आती है। ये गुजरात का सबसे बड़ा घोटाला है। इशरत जहां मामले में पी चिदम्बरम को लेकर घिरी कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करने के लिए अनार पटेल जमीन विवाद का मुद्दा फिर से उठाया है। राज्यसभा में कुछ कांग्रेस सदस्यों ने अनार पटेल जमीन विवाद केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने के लिए नारेबाजी की। Please, let me deal with this. Baba, let me deal with this. Ask him. Let me deal with this. Let me deal with this. Now, let me deal with this. Please. No, Congress members, please listen. कांग्रेस ने ये मुद्दा ऐसे वक्त पर उठाया है जब वो इशरत जहां मामले में पी चिदम्बरम का कथित हलफनामा बदलवाने को लेकर घिरी हुई है। अनार पटेल गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल की बेटी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अनार पटेल के बिजनेस पार्टनर दक्षेश शाह और संजय धनक की कंपनी वाइल्ड वुड्स को अमरेली में गिर लैंड सेंचुरी के पास 250 एकड़ जमीन सिर्फ 1.5 करोड़ में दे दी गई, जिसकी कीमत 125 करोड़ थी। खेती की जमीन का लैंड यूज भी बदला गया ताकि कंपनी वहाँ रिजॉर्ट बना सके। ये मामला 2010 का है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और आनंदीबेन पटेल राज्य की राजस्व मंत्री थी। इससे पहले बीजेपी पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को इशरत जहां मामले में घेर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस बैकफुट पर थी। चिदम्बरम पर देश के पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और गृह मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी ने आरोप लगाया है कि 2009 में इशरत जहां को लश्कर-ए-तैयबा का कथित आतंकी होने के दाग से बचाने के लिए उन्होंने हलफनामा बदलवाया था। इसके अलावा चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर 14 देशों में संपत्ति जमा करने का आरोप लगा है। अनार पटेल को अवैध तरीके से जमीन आवंटित करने को लेकर कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं, तो बीजेपी ने इशरत जहां मुद्दे पर कांग्रेस और चिदम्बरम पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया है। क्या कथित जमीन के आवंटन में उस समय की राजस्व मंत्री और उनकी बेटी के व्यवसायिक भागीदारों के शामिल होने की जानकारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को थी? क्या इस पूरे मामले में व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते राज्य के हितों को तिलांजलि नहीं दी गई? कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, चिदम्बरम को माफी मांगनी चाहिए, सदन से लेकर सड़क तक, कि वो पाकिस्तान की भाषा और पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं किस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर। दो विषय, इशरत जहां और अनार पटेल, और इनके बहाने कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये सियासत जारी है। तो आज इसीलिए हम इसी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इशरत जहां के मुद्दे पे जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए अनार पटेल का सहारा लिया जा रहा है। इशरत से बचने के लिए क्या अनार पटेल के मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस पार्टी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि चिदम्बरम पर लग रहे आरोपों पर आखिर सफाई क्यों नहीं देती कांग्रेस पार्टी। 2 हलफनामों की बात, और यहाँ पर गृह मंत्रालय के 2 पूर्व अफसर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा क्या कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही चिदम्बरम ने हलफनामा बदला? कम से कम जी.के. पिल्लई ये बात कह रहे हैं और बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस आलाकमान के कहने पर इस तरह से हलफनामे को बदला गया। और साथ ही अनार पटेल का मुद्दा, जिस शिद्दत के साथ इशरत जहां के मुद्दे पर बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, अनार पटेल के मुद्दे पर चुप्पी क्यों? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या इशरत जहां के मामले से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी अनार पटेल के मुद्दे को उठा रही है और इसकी आड़ ले रही है?
देखिए, इशरत जहां प्रकरण में बीजेपी का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व फंसा हुआ है, वो बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये किसी भी देश का कानून, हमारे देश का भी कानून किसी को पकड़ के मारने की इजाजत नहीं देता। उस चीज से ध्यान हटाने के लिए ये बातें वो कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी महाभियोग लगा, हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया महाभियोग का हमारे माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी पे, उससे ध्यान हटाने के लिए उस पर चर्चा बहस न हो पावे, तो ये बातें लाके दे रहे हैं। अच्छा। जब कसाब को जिंदा लोगों ने पकड़ा और उसको पूरी सबको पता था कि वो गोली बरसा रहा है, उसको जिंदा निहत्थे सिपाहियों ने जान पे हथेली, अपने हथेली पे जान रख के पकड़ा, तो क्या वो बेवकूफ थे कि कानून के हवाले किया? वो उसे मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन इसलिए कि देश का सम्मान हो रहा, हमारे कानून अपना काम करेगा। हमारे अभी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में और पंजाब के बॉर्डर पे 2 जिंदा पाकिस्तानी आतंकवादी जो गोलियां बरसा रहे थे, हमारे सेनाओं ने, हमारे गांव के लोगों ने पकड़ा। क्यों पकड़ा? क्योंकि कानून अपना काम करे। नहीं, वो ठीक है अखिलेश, लेकिन क्या तब गृह मंत्री रहे चिदम्बरम साहब ने जानबूझकर हलफनामा बदलवाया? पकड़ के मारा गया था। गंभीर आरोप है कि क्या इशरत जहां आतंकी थी, क्या इसी पर कांग्रेस पार्टी ने आतंकी कनेक्शन छिपाने की कोशिश की हलफनामा बदलकर? ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों पे बीजेपी की प्रदेश केंद्र की सरकार को बात करनी चाहिए। नेहा जी, क्योंकि आज जो अधिकारी तरह तरह की बातें बता रहे हैं कई वर्षों बाद, तो वो इतने बड़े पोस्ट पे बैठ करके, और यदि इस तरह के निर्णय कर दे रहे हैं और स्वीकार ले रहे हैं, तो कितना खतरनाक है ऐसे अधिकारियों का। किस एजेंडा के तहत ये हो रहा है? किस एजेंडा के तहत इशरत जहां को लेकर इस तरह की बातें सामने आ रही है? ठीक है अखिलेश जी, मेरे साथ यहाँ पर संगीत रागी जी मौजूद है। ठीक है, आपने की बात रखी। संगीत रागी जी, आपने सुना अखिलेश जी को, वो कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए इशरत जहां के मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर सामने रखा जा रहा है। सुन लीजिए अखिलेश जी। जी संगीत रागी जी, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि अखिलेश जी पूरी बहस की दिशा को ही गलत दिशा में मोड़ना चाहते हैं। अच्छा। डेविड हेडली का बयान, जीके पिल्ले जैसे वरिष्ठ नौकरशाह का बयान, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो डिप्टी सेक्रेटरी का बयान, ये सारे कोरोबोरेट करते हैं कि सीबीआई के दबाव के अंदर जो है वो इशरत जहां केस में जो चार्जशीट दूसरी बार फाइल किया गया था, वो कॉन्कॉक्टेड चार्जशीट फाइल किया गया था। ये जानबूझ करके गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बदनाम करने की साजिश के तहत से किया गया था। यूपीए की 2 बड़ी देन थी नेहा, एक हिंदू टेरर का एक नया आविष्कार करना, जिसमें फेक केसेस बना करके हिंदुओं को जेल में डालना, हिंदू संतों को जेल में डालना, एक उनका एक ऐसा घटना चक्र का अंजाम दिया। और दूसरी तरफ जो जेन्युइन एनकाउंटर थे, जिसमें आईबी की रिपोर्ट के आधार पर इनकाउंटर होता है, उसको भी फेक इनकाउंटर करार करके दो चीजों को साधने की कोशिश की गई थी। एक तरफ तो मुस्लिम तुष्टीकरण को साधने की कोशिश की गई थी, और एक जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, उसके दायरे को यह बढ़ा करके तय किया गया था कि देखिए पूरी दुनिया में चल रहा है कि इस्लामिक टेररिज्म, जहां मामले को इसीलिए इस तरह का मोड़ दिया गया ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाया जा सके। एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट। मेरे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के अबू आजमी मौजूद है। अबू आजमी साहब, क्या पूरी कोशिश जहां के मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने की के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया जाता है? ठीक है, अच्छा एक मिनट, चलिए मैं एक ब्रेक लूंगी। ब्रेक के उस पार मैं आप सभी मेहमानों के पास आऊंगी, फिर आप लोग अपने इस वाद विवाद को आगे बढ़ाइएगा। और सवाल यही बना रहेगा कि क्या इशरत जहां के मामले से बचने के लिए ही अनार पटेल का मुद्दा उठाया जा रहा है? इस मामले पर संसद क्यों हो रही है ठप? इस पर भी करेंगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होगा।
हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या इशरत जहां के मामले से बचने के लिए, उससे किनारा करने के लिए अनार पटेल के मुद्दे को उठाया जा रहा है, और इसके साथ ही अगर इशरत का मामला बीजेपी को इतना अहम लगता है तो अनार पटेल का क्यों नहीं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अबू आजमी साहब समाजवादी पार्टी से। अबू आजमी जी, ये सवाल यहाँ पे उठ रहा है और बीजेपी भी ये कह रही है कि अब डेविड कोलमैन हेडली के बोलने के बाद, गृह मंत्रालय के 2 पूर्व अफसरों के बोलने के बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि इशरत जहां के आतंकी कनेक्शन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छिपाया गया ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाया जा सके। बिल्कुल गलत है। देखिए, हेडली एक अक्यूज है, अमेरिका में है, और हेडली ने टेलीविजन पर बात किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। उज्ज्वल निकम साहब ने सवालात कैसे पूछे, जैसे अब कौन बढ़ेगा करोड़पति में 3-4 नाम दे दिए जाते हैं, उसमें से एक नाम चुनो। इन्होंने 4 नाम दे दिया और उनके मुंह में जबान डाल दिया, उन्होंने एक नाम ले लिया, इशरत जहां। अरे भाई, हमारे मुल्क में जब कोई विटनेस आता है कोर्ट के अंदर तो डिफेंस उससे जो है बहस करता है। डिफेंस बहस करने के बाद सच्चाई सामने आती। आज तक डिफेंस ने बहस ही नहीं किया हुआ है। और वो गृह मंत्रालय के 2 अफसर, केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गृह सचिव जो उस वक्त रहे, एक जो अंडर सेक्रेटरी रहे, वो कह रहे हैं मुझे प्रताड़ित किया गया कि मैं आईबी ऑफिसर्स को इम्प्लीकेट करूं, हलफनामा बदलवाऊं। सबसे पहले इन अफसरों के हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में डाल देना चाहिए। ये लोग ईमानदारी से काम करने बैठे हैं या किसी के प्रताड़ित करने पे काम करने बैठे हैं? उस वक्त कांग्रेस का दबाव था तो उन्होंने ये बोल दिया, आज बीजेपी का दबाव तो ये बोल देंगे क्या? ये लोग तनख्वाह लेते हैं, ये लोग बड़ी। नहीं, पर चिदम्बरम साहब तो खुद कह रहे हैं कि हलफनामा मैंने बदलवाया है और मैं साथ खड़ा हूं इस हलफनामे के। तो अबू आजमी साहब खुद तब के जो गृह मंत्री थे चिदम्बरम, वो तो ये कह रहे हैं। चिदम्बरम साहब को रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, रिपोर्टिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर। एसआईटी कोर्ट उसको मॉनिटरिंग कर रहा था, उसकी रिपोर्टिंग कोर्ट में हो रही थी। अच्छा। कोर्ट ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, 5 साल जेल में रखा। हाँ। ये प्रूव हो गया है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, उठाकर मारा गया। यदि अगर इसका लश्कर तैयबा या किसी आतंकवादी ग्रुप से लगा तो इसको पकड़ करके इसको जो है इंक्वायरी करना चाहिए। और नहीं इंक्वायरी सर, मेरे पास देखिए, मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है दोनों हलफनामों की। अबू आजमी साहब सुनिए, आप यूपीए सरकार के दौरान जो पहला हलफनामा पेश किया गया 6 अगस्त 2009 को, और वीरेंद्र कपूर जी मैं चाहूंगी आप भी इस पर जरा तवज्जो दें अपनी। 6 अगस्त 2009 को जो हलफनामा पेश किया जाता है उसमें तफसील से बताया जाता है कि इशरत जहां और उसके जो साथी थे उनके क्या आतंकी कनेक्शन थे। और फिर उसके बाद 29 सितंबर 2009 को जो दाखिल किया जाता है हलफनामा, उसमें इस आतंकी पृष्ठभूमि की पुष्टि नहीं की जाती है, उसे कहीं गायब कर दिया जाता है। तो इसे क्या समझा जाए? और ये दोनों हलफनामे यूपीए के वक्त आए हैं, दूसरा हलफनामा चिदम्बरम साहब के गृह मंत्री बनने के बाद। वीरेंद्र जी, मैं आती हूँ अबू आजमी साहब आपके पास, एक बार वीरेंद्र जी से प्रतिक्रिया लूं, फिर आप उस पर टिप्पणी दीजिएगा। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हों, जो उससे पहले कांग्रेस के हों, थोड़ा सा बीजेपी वाले भी गलती कर रहे थे। इसमें आप ये मान के चलिए, इस इशरत जहां केस के 2 पहलू हैं। एक है कि क्या वो लश्कर तैयबा की मेंबर थी और मोदी को एलिमिनेट करने के लिए एक ग्रुप दिल्ली में, अहमदाबाद में, दूसरे जो लश्कर के आदमी जो घुसपैठिए थे टेररिस्ट, उनके साथ आई थी। दूसरा पहलू है एनकाउंटर का। आप पहले पहलू को लीजिए, आपको बिल्कुल सब एक पैसे का शक नहीं रहेगा। जब एमके नारायणन जो चिदम्बरम साहब के साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने फिलहाल एक अच्छे जाने माने अखबार अंग्रेजी में लिखा है कि 2010 में एफबीआई ने डेविड हेडली की इंटेरोगेशन के बाद हमको ये बताया कि इशरत जहां जो थी वो लश्कर तैयबा की मेंबर थी। ये अखबार जो है आज भी मिलता है, 4-5 दिन पुराना अखबार है। और एमके नारायणन जो थे कांग्रेस के समय में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। दूसरा ये सवाल अभी सज्जन बता रहे थे कि इनको जो है जेल कर देना चाहिए, जो पिल्ले साहब हैं। मैं कहता हूं आप पिल्ले साहब को इग्नोर करिए, आप राजेंद्र कुमार को इग्नोर करिए। पिल्ले साहब की रेपुटेशन एज ए अफसर फर्स्ट रेट रेपुटेशन थी, जाने माने आईएएस अफसर थे और बिना दाग के वो रिटायर हुए हैं। पर जो आरबीएस मनी जो उस समय अंडर सेक्रेटरी थे, वो आज नहीं कह रहे हैं। उन्होंने 2013 में अपने जो सेक्रेटरी हैं उनको लिख के
ये कहा कि मुझे टॉर्चर किया गया और मुझे ये कहा गया, सिट का जो ऑफिसर था कोई सतीश वर्मा, मुझे अगर किसी को अरेस्ट करना है आज तो सतीश वर्मा को अरेस्ट करिए आप, और उसको जो कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं दीजिए, क्योंकि सतीश वर्मा ने उनको टॉर्चर किया। ठीक है, तो जैसा आपने कहा वीरेंद्र जी, दो पहलू हैं। इशरत जहां आतंकी थी या नहीं, यूपीए सरकार का पहला हलफनामा कहता है वो आतंकी थी, दूसरा हलफनामा इस बात को मान नहीं रहा है, इस पर गोलमोल जवाब देता है। और फिर सवाल कांग्रेस पार्टी ये उठा रही है कि आतंकी वाली बात अगर आप कहते भी हैं तो क्या फेक एनकाउंटर करा देंगे, वो बात जिसे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और साथ ही साथ सीबीआई और एसआईटी ने माना है। तो इस पर प्रदीप जी, बहुत माफी के साथ मैं एक ब्रेक ले रही हूं, लेकिन प्रदीप जी ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपसे इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। वीरेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, चर्चा जारी रहेगी। हमारी चर्चा जारी है कि इशरत जहां मामले और उसमें हो रहे नए खुलासों से बचने के लिए क्या लिया जा रहा है अनार पटेल के मुद्दे का सहारा। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी मौजूद हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि इशरत जहां का जो मामला अब इतना गर्म हो गया है, क्या इशरत आतंकी थी और उसके आतंकी कनेक्शन को छुपाने की कोशिश यूपीए की तरफ से, चिदम्बरम साहब की तरफ से की गई, और दूसरा, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसका जो भी कनेक्शन रहा हो, अगर वो आतंकी भी थी तो क्या आप उसको फेक एनकाउंटर में मार देंगे? नेहा, मुझे आपका पूरा सवाल तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने जिस सवाल से शुरुआत की थी कार्यक्रम की, उसी से संबंधित सवाल है। मेरा मानना है कि अनार पटेल की से जुड़ी कंपनी को सस्ती ज़मीन देने का मामला निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए। लेकिन इशरत जहां के मामले का जहां तक सवाल है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। ये हमारी खुफिया एजेंसियों की विश्वसनीयता का सवाल है। ये मुद्दा इस बात का भी है कि खुफिया एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके राजनीतिक रूप से उसका फ़ायदा उठाने की किस तरह से कोशिश की गई। आज कांग्रेस को, खासतौर से पी चिदम्बरम को इस बात का जवाब देना चाहिए। देखिए, इशरत जहां लश्कर की से जुड़ी हुई थी, इस बात को 5 लोग मान चुके हैं अब तक। डेविड हेडली को छोड़ दीजिए, पूर्व सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन लिखकर बाकायदा कह चुके हैं कि वो कन्विंस है। पूर्व आईबी चीफ इब्राहिम साहब कह चुके हैं, पूर्व गृह सचिव कह चुके हैं, स्पेशल डायरेक्टर आईबी के राजेंद्र कुमार कह चुके हैं, अब मणि साहब का बयान आया। तो कांग्रेस को और चिदम्बरम साहब को बताना चाहिए कि अगस्त और सितंबर में जो एफिडेविट फाइल किया गया, उसमें जो बदलाव किया गया, इस महीने सवा महीने में उनके पास ऐसी कौन सी नई जानकारी आई जिसके आधार पर उन्होंने पहली जानकारी को गलत मान लिया। खुफिया एजेंसियों ने जो इतनी मुश्किल से, जी.के. पिल्लई साहब का कहना था कि ऑपरेशन इस तरह के आईबी करती रहती है, तो इस तरह का ऑपरेशन अगर आईबी ने अरेंज किया था, इसीलिए पहले एफिडेविट में ये कहा गया था कि इस मामले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। तो कौन सी परिस्थितियां आ गई, क्या नए तथ्य आ गए? बहुत अहम बात आप कह रहे हैं प्रदीप जी, मैं इस पे जवाब लूं अखिलेश जी का। अखिलेश जी, प्रदीप जी कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और आप समझ, अबू आजमी साहब आऊंगी सर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से सवाल है, अखिलेश जी का जवाब देना बनता है और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अखिलेश जी, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, और जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, 1 2 नहीं 5 लोग पुष्टि कर चुके हैं कि किस तरह से इशरत के आतंकी कनेक्शन को छुपाने की कोशिश की गई है। क्यों हुआ ऐसा, सवाल ये उठता है। बहुत अहम बात आप जिस बात को बहुत अहम बात कर रही हैं, निश्चित रूप से वो बहुत अहम बात होगी, उसको मैं बता रहा हूं कैसे अहम बात है। और इतने अहम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन से जुड़ी थी, तो उसे पकड़ करके बाकायदे सारी लिंक और सारी डिटेल्स हिंदुस्तान के जानने की आवश्यकता थी। उसे मारा क्यों गया, क्या चीज छुपाने के लिए उसे मारा गया? ये तो यही कटघरे में तो खड़ा करता है बीजेपी को। क्या ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता कि क्या इशरत का आतंकी कनेक्शन छिपाने की कोशिश थी? पकड़ करके बात होने दें, बात होने दें, बात होने दें, मेरी बात होने दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर इतने अहम बातें थी तो पकड़ करके क्यों मारा गया? सारी सच्चाई, सारे खुलासे देश के सामने क्यों आने से रोका गया? नेहा जी, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। कि गांधी के हत्यारे, अंग्रेजों के चाटुकार,
यहां तक पहुंच के जिसको मरवा रहे हैं, अगर तो फिर और बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है प्रदीप जी और आप लोगों की बात से। अगर ये सब कुछ था, सब कुछ पता था गुजरात की सरकार को, फोर्सेस को पता था, तो पकड़ के क्यों मारा? अब पकड़ के मारना तो गुजरात की अदालत, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने प्रूव कर दिया है, पकड़ के मारा है। सच्चाई क्यों नहीं सामने आने दी? एनकाउंटर वाली जहां तक बात है, वो मामला कोर्ट में है, मैं तो उस पर सवाल भी नहीं उठा रही। मैं कह रही हूँ आज इशरत जहां वाले मामले पर अगर वो आतंकी थी या नहीं, अगर फेक एनकाउंटर नहीं किया होता तो सारी सच्चाई सामने आई होती। नहीं, मुझे ये बताइए वो आतंकी थी या नहीं, उस पर क्या सच्चाई छिपाई गई है? अखिलेश जी, इन पीड़ित महोदय को चुप कराएं, या हमारे नागपुरिया भाई को चुप कराएं। यही तो बात मैं कह रहा हूं कि अगर वो आतंकवादी थी तो सारा खुलासा देश के सामने क्यों नहीं आने दिया गया? उसे मार क्यों दिया गया? क्या छुपाने के लिए मारा गया? नहीं लेते हैं, कई दिनों तक कस्टडी में लेने के बाद मारा गया है, ये अदालत प्रूव कर चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में है। ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए इनकी पीड़ा बता रही है, मैं आपका सवाल ले जाती हूँ, तिनका पकड़े गए, मैं आपका सवाल ले जाती हूँ। ये संगीत रागी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं अखिलेश जी को, ये छटपटा इसीलिए रहे हैं, संगीत रागी इसीलिए मिल जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेरा सवाल बार बार ये है कि भाई हलफनामा आप कैसे पूरा 180 डिग्री का टर्न कैसे ले सकते हैं? मतलब आप 6 अगस्त 2009 को संगीत रागी जी जो हलफनामा देते हैं उसमें आप जोर देकर कह रहे हैं कि इशरत जहां और उसके साथ मारे गए 3 और लोग लश्कर के ही आतंकी थे। आप इशरत के दोस्त जावेद के 2 पासपोर्ट होने की बात उस हलफनामे में कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से गया है, और आप ये भी बता रहे हैं कि वो 2 पासपोर्ट रखने का क्या मकसद था जावेद का, जो कि इशरत का साथी था। फिर आप ये बता रहे हैं कि इशरत के जावेद और लश्कर कनेक्शन का जहां तक सवाल है तो जावेद ने इशरत को अपने साथ इसीलिए रखा था ताकि देश के तमाम शहरों में ये पति पत्नी के रूप में घूम सके, अपने काम को अंजाम दे सके। गजवा टाइम्स का जिक्र किया गया है जिसमें शहीद घोषित किया गया था इशरत को। ये सब कुछ आप अपने पहले हलफनामे में देते हैं और दूसरे हलफनामे में आप पूरी तरह से उससे पलट जाते हैं। तो सवाल मैं बार बार वही उठा रही हूं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है कि ये हलफनामा पलटने के पीछे क्या वजह थी? ये बिल्कुल विपरीत कैसे स्थिति हो सकती है? लेकिन ठीक है अखिलेश जी, 1 मिनट, अब मैं आपके पास बाद में आऊंगी, लेकिन अखिलेश जी ने जो सवाल पूछा संगीत जी, वो सवाल ये है कि वो आतंकी थी या नहीं थी। ये तो सही है ना कि फेक एनकाउंटर वाली बात अब तक की जांच में कही गई है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कही है, सीबीआई ने कही है, एसआईटी ने कही है, तो क्या उससे मुंह मोड़ा जा सकता है कि उसका कुछ भी लिंक रहा हो? तो क्या पकड़ के सारी चीजों को करवानी चाहिए थी ना, फर्जी मुठभेड़ कर देंगे। संगीत रागी साहब, इसका मतलब कुछ छुपाने के लिए उसे मारा गया। ठीक है अखिलेश जी, संगीत रागी साहब अब जवाब देंगे। जी रागी जी, कोई भाजपा का नहीं मिला क्या? आपको जरा बंद करवा दें तो इसके बाद ये अपना प्रवचन बंद करें तभी मैं बोलूंगा। बोलिए। ऐसा है नेहा जी कि यदि आप उपदेश कुशल बहुत तेरे अपना भूल गए, अभी बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे। यदि आप पढ़ें, बोलिए। अरे आपसे तो हम बहुत सारे ज्ञान लेते हैं, प्रतिदिन ज्ञान लेते हैं। जरा 2 मिनट के लिए धैर्य रखिए, मैं आपका जवाब देता हूं। जी। चिदम्बरम साहब का बयान देखिए, उनका क्या कहना था। मजेदार बात, वो कहते हैं आईबी इंफॉर्मेशन देते रहती है, वह लश्करे तैयबा का है या नहीं है ये तय करना जो है वो बाकी एजेंसी तय करेगी। ये अद्भुत बात है। उसको वो आईबी ने इंटरसेप्ट करके वो तय किया था, उसने उसकी पुख्ता जानकारी थी। आईबी के वरिष्ठ अधिकारी वो कह रहे थे कि वो लश्कर तैयबा का हिस्सा है। इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि नहीं, वो तो जो है इशरत जहां जी, वो तो एक बेटी थी, इस देश की बेटी थी जिसको मार डाला। अरे फेक इनकाउंटर क्या पहली बार इस देश में हुआ है? क्या कर्नाटक पुलिस फेक इनकाउंटर में सम्मिलित नहीं थी? क्या महाराष्ट्र में इनकाउंटर नहीं हुए? क्या बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर चलो मान लिया, चलो कह दिया तो नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है आप लोग सब बने रहिए मेरे साथ। हम एक ब्रेक पर जाने से पहले जरा एबीपी न्यूज की राय इस मुद्दे पर दिखा दे, फिर उससे भी एक सवाल खड़ा होता है जो मैं अपने मेहमानों के पास ले जाऊंगी। इशरत जहां मुद्दे से बचने के लिए क्या अनार पटेल का सहारा लिया जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है, इसीलिए हमने इसे चर्चा का विषय बनाया। अब इस पर एबीपी न्यूज की राय क्या है आपको वो भी बता दें। इस पूरे मामले पर जहां सियासत अपने चरम पर है, हमारी राय यह है कि कानून बनाने के लिए बनी संसद चलाने में हर दिन करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन विपक्ष किसी न किसी बहाने संसद ठप करने में लगी है। अब इशरत केस में घिरने के बाद कांग्रेस ने अनार पटेल का मुद्दा उठाया है। हमारा मानना है कि मुद्दा उठाना पार्टियों का हक है
और उनका सच देश के सामने जरूर आना चाहिए, फिर वो मुद्दा चाहे इशरत जहां का हो या फिर अनार पटेल का। लेकिन संसद अपना काम जरूर करती रहे। संसद को ठप करना इन मुद्दों पर आखिर कितना जायज?